नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं, जहां नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अक्टूबर को इस एयरपोर्ट का भव्य उद्घाटन करेंगे। करीब 2 घंटे के दौरे पर पीएम टर्मिनल भवन का निरीक्षण करेंगे और संबोधन भी करेंगे। यह एयरपोर्ट भारत के सबसे आधुनिक और इको फ्रेंडली हवाई अड्डों में शामिल होगा। यहाँ यात्रियों के लिए मेट्रो से सीधा चेक इन, वॉक अप टू एंड बैगेज सुविधा और डिजिटल आर्ट के जरिए भारतीय संस्कृति की झलक जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। प्रोजेक्ट पर कुल 19,600 करोड़ रुपए का खर्च आया है, जबकि भूमि विकास के लिए सिडको ने 3500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। एयरपोर्ट पर 350 विमानों की पार्किंग और 2 रनवे की सुविधा उपलब्ध होगी। नवी मुंबई एयरपोर्ट शुरू होने से मुंबई महानगर की हवाई क्षमता, यातायात क्षमता दोगुनी होगी और यह देश के प्रगतिशील विकास का प्रतीक बनेगा। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नवी मुंबई का एयरपोर्ट अब बस उद्घाटन के लिए तैयार है। 8 अक्टूबर को पीएम इसका उद्घाटन करेंगे। का उद्घाटन होने वाला है, पीएम का होने वाला है, जानते हैं जिससे क्या क्या सुविधाएं हैं वहाँ पर। सर, नई मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है, क्या क्या सुविधाएं वहाँ पे दी जाएंगी? महामुंबई एयरपोर्ट का जो दूसरा एयरपोर्ट है, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका उद्घाटन 8 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथ से होना है। एक ऐसा भव्य एयरपोर्ट है जो कि मोस्ट एफिशिएंट एयरपोर्ट है और इसकी जो संरचना है वो कमल के फूल पर बनाई गई है। ये एयरपोर्ट टोटल 1160 हेक्टेयर पर बना हुआ है, जिसमें कि 4 टर्मिनल्स हैं और चारों टर्मिनल के बना के इसकी जो कैपेसिटी है करीब 9 करोड़ प्रवासी प्रति वर्ष ऐसी है और इसमें 2 रनवे हैं और 3.25 मिलियन मैट्रिक टन इसको कार्गो की कैपेसिटी है। अभी जो हम उद्घाटन जो माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे वो फेज 1 का करेंगे, जिसमें कि टर्मिनल 1 है, जिसकी कैपेसिटी करीब 2 करोड़ प्रवासी प्रति क्षमता है और 0.8 मिलियन मैट्रिक टन की कार्गो की कैपेसिटी है। और इसकी सबसे बड़ी यहाँ का जो खासियत है वो ये है कि यहाँ जो चारों टर्मिनल्स होंगे वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। मतलब अगर किसी की फ्लाइट टर्मिनल 4 से है तो वो टर्मिनल 1 पे भी चेक इन कर सकता है। टर्मिनल 1 से टर्मिनल 4 पे एपीएम, जिसको हम ऑटोमेटेड पीपल मूवर, मतलब एक तरह की ड्राइवरलेस ट्रेन होती है जो कि भूमिगत अंडरग्राउंड होगी, रनवे के नीचे एयर साइड में, उससे जा सकते हैं। नहीं तो अगर आज आपको देखा होगा, अगर आपकी फ्लाइट T1 से तो आपको T1 ही जाना पड़ेगा, अगर गलती से T2 चले गए तो फिर आपको वापस आना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। उसके साथ ये हिंदुस्तान का पहला ट्रूली मल्टी मॉडल एयरपोर्ट होगा जो कि आपको एक्सप्रेसवे से, हाईवे से, सबअर्बन ट्रेन से, मेट्रो से और इवन वाटर टैक्सी से जोड़ा जाएगा। अभी अगले फेज में हमारा प्रावधान हमने किया है कि हम यहाँ पे एयरपोर्ट के पास में जो हमारा तारघर जेटी है वहां से हम गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में रेडियो जेटी पे वहां पर वाटर टैक्सी चलेंगी, इवन अदर प्लेसेस का भी, मांडवा वहां भी चलेंगी। सर, पूरी तरह से उड़ान कब तक यहाँ से भर सकते हैं यात्री? ये पूरी तरह उड़ान हम दिसंबर में इसी साल ही शुरू करेंगे, जिसमें कि डोमेस्टिक भी शुरू होगी और इंटरनेशनल भी शुरू होगी, क्योंकि अभी एयरपोर्ट का उद्घाटन होने के बाद CISF को देना पड़ता है सिक्योरिटी स्वीप के लिए। उनका एक प्रोसीजर है, उनको 40-45 दिन लगते हैं। उसके बाद इमीडिएटली जो प्रावधान किया है वो दिसंबर में ही डोमेस्टिक और इंटरनेशनल शुरू करने का नियोजन है। थैंक यू। पूरी तरह से आप उद्घाटन के बाद नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे यात्री अपना ट्रैवल कर सकेंगे। कैमरा रोशन साहब, सरबजीत सोनी, AP न्यूज, नई मुंबई। और हमारे संवाददाता सरबजीत सोनी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरबजीत, मुंबई वासियों के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है 8 अक्टूबर को, क्योंकि मुंबई के ऊपर जो ट्रैफिक का, खासकर एयर ट्रैफिक का लोड है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएगा और ऐसे में और ज़्यादा लोग मुंबई आ जा सकेंगे आसानी से। क्या कुछ तैयारियां होने वाली है, क्योंकि पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे? जिस तरह से 8 अक्टूबर को पीएम मोदी के हाथों जो है दोपहर 2 बजे के बाद उद्घाटन किया जाएगा, जिसकी पूरी तरह तैयारियां किया गई हैं और नवी मुंबई एयरपोर्ट में कई आधुनिक तकनीक का जो है वहां पे बनाया गया है। हालांकि जो कई ऐसे 19,000 करोड़ के जो लागत से जो फेज 1 का है उसकी जो ओपनिंग की जाएगी, जिसमें ऑलरेडी जो है लैंडिंग जो है अपना एयर ट्रायल हो चुका है और जो दिसंबर के बाद यहाँ से उड़ान भरनी शुरू हो जाएगी। नई मुंबई करो को एयरपोर्ट की जो सुविधा है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। जैसे मुंबई एयरपोर्ट पे काफी दबाव होता था, जिसके कारण अब नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे काफी स्पेस भी है और वहीं डिजिटल तकनीकों का भी इसमें यूज किया गया है। पार्किंग से लेकर सोलर सिस्टम से लेकर इको जो है वो पॉल्यूशन कंट्रोल का भी काफी ध्यान दिया गया है। इलेक्ट्रिक बसेस का वहाँ पे सुविधाएं दी गई हैं। तो पूरी तरह से जो नवी मुंबई करो को जो उम्मीद थी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जल्द शुरुआत होगी,
अब 8 अक्टूबर को पीएम के हाथों इसका उद्घाटन किया जाएगा, जिसके कुछ महीने बाद एयरपोर्ट की जो है उड़ानें यहाँ से भरनी शुरू हो जाएंगी। सरजीत, अपने आप में इंडिया का सबसे आधुनिकतम एयरपोर्ट यह कहा जा रहा है, तो ऐसे में अब माना जाए कि यह मॉडल बाकी जगह भी रिपीट होगा, और इतना क्या कुछ खास है, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी के बारे में बहुत चर्चा है लोगों में। जिस तरह से कनेक्टिविटी को लेकर इसमें वाटर टैक्सी से लेकर मेट्रो ट्रेन से लेकर हाईवे, ये सभी प्रकार के वहां से कनेक्टिविटी किया गया है। मुंबई से अटल सेतु है, उससे भी इसे जोड़ा गया है। मात्र 20 मिनट में दक्षिण मुंबई से एयरपोर्ट तक पहुंचने की जो सुविधा है वो की गई है। हालांकि अटल सेतु की जो ओपनिंग है वो पीएम के हाथों हुआ था, और वहीं इसका अब एयरपोर्ट की जो ओपनिंग है वो भी पीएम के हाथों होने जा रहा है। तो कई जो सुविधाएं हैं लोगों को वहां पे पहुंचने के लिए, पार्किंग सुविधाओं से लेकर ट्रेवलिंग से लेकर बसों की जो सुविधा है वो पूरी तरह से वहां पे किया गया है। और जिस तरह से कई ऐसे डिजिटल ऐप निकाले गए हैं जिसको लेकर मुंबई एयरपोर्ट पे पार्किंग काफी दिक्कतें होती हैं, और वहीं इसको लेकर नवी मुंबई जो एयरपोर्ट है वहां पे पार्किंग का जो स्लॉट है ऑलरेडी ऑनलाइन बुक करने की जो सुविधा है वो की गई है। बसेस की सुविधा की गई है, तो लोगों को तकलीफ ना हो। और नवी मुंबई एयरपोर्ट ओपनिंग होने के बाद मुंबई एयरपोर्ट पे जो दबाव बनता था वो काफी कम हो जाएगा। कार्गो से लेकर हर सुविधाएं जो है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सरजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से ये जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर सिने जगत के सुपरस्टार रजनीकांत से जुड़ी हुई, जहां साउथ सिनेमा के लीजेंडरी रजनीकांत अपने दोस्तों के साथ मुनि की रेती शीशम झाड़ी स्थित स्वामी दयानंद आश्रम पहुंचे। आश्रम में वह स्वामी दयानंद सरस्वती के समाधि स्थल पर पहुंचे। समाधि स्थल पर उन्होंने उनकी मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। आश्रम में उन्होंने ध्यान के साथ ही गंगा घाट पर आयोजित गंगा आरती में प्रतिभाग लिया। वो द्वाराहाट के लिए रवाना होंगे, जहां वह महाअवतार बाबा की गुफा के दर्शन करेंगे। आश्रम प्रबंधक गुणानंद रयाल ने बताया कि अभिनेता रजनीकांत शनिवार सुबह 11 बजे अपने दोस्तों के साथ आश्रम पहुंचे। उन्होंने स्वामी शुद्धानंद सरस्वती से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। रजनीकांत नाश्ता करने के बाद द्वाराहाट के लिए रवाना होंगे, वहीं से पंत नगर होते हुए दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सिने जगत के सुपरस्टार रजनीकांत से जुड़ी है, जहां स्वामी दयानंद आश्रम रजनीकांत पहुंचे हैं। वह अपने दोस्तों के साथ गए हैं वहां पर, और महाअवतार बाबा की गुफा के भी वह दर्शन करेंगे। तो बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता, इसके साथ ही साउथ सुपरस्टार रजनीकांत स्वामी दयानंद आश्रम पहुंचे हैं। वह अपने दोस्तों के साथ पहुंचे हैं, और अब वह महाअवतार बाबा की गुफा के दर्शन भी करेंगे। और वह स्वामी दयानंद सरस्वती के समाधि स्थल पर भी पहुंचे, जहां उन्होंने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। रुपेश वालिया हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, सुपरस्टार के न केवल साउथ के बल्कि बॉलीवुड के भी रजनीकांत वहां पर पहुंचे हैं। रजनीकांत के पहुंचने का क्या कारण रहा, क्या क्या उनका शेड्यूल है और आगे क्या करेंगे? देखिए, साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ शीशम झाड़ी स्थित स्वामी दयानंद आश्रम पहुंचे हैं। वो यहाँ पर पहले भी आते जाते रहे हैं, तो फिलहाल वो दोस्तों के साथ पहुंचे हैं। तो दोस्तों के साथ पहुंचकर उन्होंने स्वामी दयानंद आश्रम में स्वामी दयानंद के समाधि स्थल पर पहुंचे और वहां पर पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद उन्होंने गंगा घाट पर आरती भी की, और साथ ही साथ ध्यान भी उन्होंने लगाया है। उनका कार्यक्रम ये है कि आज वो द्वाराहाट जाएंगे और द्वाराहाट जाकर महाअवतार बाबा की गुफा के दर्शन करेंगे। और फिलहाल चूंकि उनका आने का कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं था, तो वो अचानक दोस्तों के साथ यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो इसी को देखते हुए तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। फिलहाल आज उनका द्वाराहाट जाने का कार्यक्रम है, और वो द्वाराहाट जाकर वहां पर जो बाबा महाअवतार हैं उनकी गुफा के दर्शन करके फिर वो वापस लौट जाएंगे। रुपेश, काफी फैन फॉलोइंग है रजनीकांत की, ऐसे में लोगों में क्या कुछ माहौल है और सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ प्रबंध? देखिए, सुरक्षा के लिहाज से तो बहुत यहाँ पर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। व्यापक पुलिस फोर्स तैनात की गई है, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो सुपरस्टार हैं रजनीकांत, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। तो उन्हें देखने के लिए लोग वहाँ जो उत्सुक रहते हैं, दर्शकों की भीड़ भी काफी लग गई थी। लेकिन फिलहाल वो वहीं पर दयानंद आश्रम में ही है, जिसके बाद वो आज द्वाराहाट के लिए रवाना हुई। ओके, बहुत शुक्रिया आपका रुपेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।
और अगली बड़ी खबर कफ सिरप से जुड़ी हुई, जहां बच्चों के स्वास्थ्य और बच्चों की सुविधाओं को देखते हुए प्रतिबंधित कफ सिरप के ऊपर लगातार एक्शन जारी है। बच्चों की सुरक्षा और जन स्वास्थ्य को देखते हुए कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में शनिवार को प्रतिबंधित कफ सिरप और दवाइयों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग यानी एफडीए की संयुक्त टीमों ने छापेमारी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। अभियान हाल ही में राजस्थान और मध्य प्रदेश में खांसी की दवा यानी कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत की घटनाओं के बाद शुरू हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने इसे जन स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मामला बताया है और अपर आयुक्त ने देहरादून के जोगीवाला, मोहकमपुर समेत कई क्षेत्रों में औषधि दुकानों का निरीक्षण किया है। इस माह के भीतर सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और प्रयोगशाला का भी परीक्षण करवाने के निर्देश दिए हैं। एफडीए की टीमें प्रदेश भर में सक्रिय हैं। यदि किसी भी स्तर पर दोष पाया जाता है तो संबंधित कंपनी या विक्रेता के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा ताजबीर सिंह जग्गी ने भी कहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कफ सिरप को लेकर के जो भी प्रदेश भर में मेडिकल स्टोर्स हैं उन पर लगातार छापेमारी की जा रही है और कफ सिरप को लेकर एडवाइजरी भी लागू कर दी गई है। राजस्थान में हुई घटना के बाद पूरा देश अलर्ट पर है। कफ सिरप की बात हर जगह हो रही है और जिस तरह कफ सिरप के सेवन से बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीमें और एफडीए की टीमें सक्रिय हो गई हैं और इसी बाबत संयुक्त टीम ने छापेमारी भी की है। अवैध और प्रतिबंधित कफ सिरप्स की जब्ती भी की है और तमाम दिशा निर्देश भी आगे के लिए जारी किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रावत के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। राजस्थान में हाल ही में और उसके साथ ही मध्य प्रदेश में जो कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत की घटनाएं हुई थी, उसके बाद इसका हवाला लिया गया है। सतीश कोठारी हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, कफ सिरप को लेकर अब पूरे देश में गजब का माहौल है। बच्चों के ऊपर प्रतिकूल असर के बाद उत्तराखंड में भी ताबड़तोड़ एक्शन की खबर आ रही है। क्या कुछ छापेमारी अभियान में किया गया और क्या निर्देश दिए गए? देखिए, मैं बात करूं कफ सिरप को लेकर, कुछ राज्यों में कुछ बच्चों की मौत हुई है, उसको लेकर बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग सजग हो गया है। जैसे ही ये घटना आई सामने की कुछ राज्यों में बच्चों की मौत हुई, उसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है यहाँ उत्तराखंड में भी हरकत में आ गया और लगातार दुकानों में छापेमारी की जा रही है। कल कुछ दुकानों में छापेमारी की गई है और उनको साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो कफ सिरप है वो न रखा जाए और साथ ही डॉक्टरों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि 4 से 3-4 साल के बच्चों को, कोई भी छोटे बच्चों को कोई भी सिरप न दिया जाए और न लिखा जाए, क्योंकि साफ ये कहा गया है कि जो भी डॉक्टर सिरप लिखेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो भी इस तरीके का सिरप रखेगा मेडिकल स्टोर वाला, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसको लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है। कल जोगीवाला, मोहकमपुर, काफी जगहों में जो है छापेमारी की गई है और स्वास्थ्य विभाग ने साफ कहा है कि अगर इस तरीके का कहीं भी कोई संदिग्ध पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सतीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। वक्त की एक और बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में 26 सितंबर को हुई हिंसा को लेकर प्रशासन ने शनिवार को कड़ी कार्रवाई की है। मौलाना तौकीर रजा खान के करीबी डॉक्टर नफीस की संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। बरेली विकास प्राधिकरण यानी बीडीए और जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बीच शनिवार को बुलडोजर चलाकर हिंसा के आरोपी के स्वामित्व वाले रजा पैलेस बैंक्वेट हॉल को ध्वस्त कर दिया। बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह की देखरेख में हुई यह कार्रवाई शनिवार सुबह शुरू हुई और कई घंटों तक चली। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बरेली में बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। आरोपियों पर ताबड़तोड़ एक्शन किया जा रहा है। तौकीर रजा के जो भी करीबी हैं उनकी कोठी और दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है और इस बाबत में जो कड़ी ताज़ा जुड़ी है वह आरोपी डॉक्टर नफीस का बैंक्वेट हॉल है, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। तो बरेली की यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां 26 सितंबर को हुई हिंसा के बाद पुलिस
लगातार वहां पर बुलडोज़र एक्शन करती हुई नज़र आ रही है। पुलिस के सहयोग से प्रशासन यह करता हुआ नज़र आ रहा है और जिस तरह से बुलडोज़र एक्शन हो रहा है उससे केवल तौकीर रज़ा की मुश्किलें नहीं बल्कि उनके जितने भी परिचित और संबंधी हैं उनकी भी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि तमाम के प्रॉपर्टीज़ को बुलडोज़ किया जा रहा है। डॉक्टर नफीस का बैंक्वेट हॉल, जो रज़ा बैंक्वेट हॉल है, उसके ऊपर भी बुलडोज़र कार्रवाई कर दी गई है। कल पूरे दिन यह कार्रवाई चली और अंततः बैंक्वेट हॉल को ध्वस्त कर दिया गया। बरेली के जिलाधिकारी की देखरेख में यह पूरी कार्रवाई हुई। बहुत बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। कई घंटों तक यह बुलडोज़र कार्रवाई चला और तौकीर रज़ा के करीबियों की जो कोठी और दुकानें वह ध्वस्त हो तो रही हैं और होंगी भी। प्रशासन ने अपना रुख साफ कर दिया है। सरकार के तरफ से तो ग्रीन सिग्नल हैं ही, और ऐसे में बरेली में आज भी संभवतः बुलडोज़र गरज सकता है। तो बरेली से बड़ी खबर, जहां बरेली विकास प्राधिकरण और ज़िला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बीच बुलडोज़र चलाकर हिंसा के एक आरोपी के स्वामित्व वाले रज़ा पैलेस बैंक्वेट हॉल को ध्वस्त कर दिया है। विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आनंद, बरेली बिल्कुल लाइमलाइट और सुर्खियों में चल रहा है। यूँ तो पूरे उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र का कहर बरपता है, लेकिन इस बार बरेली में, और अब तो तौकीर खान के साथ साथ जो उनके करीबी हैं उनकी भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। कल क्या कुछ हुआ? रज़ा बैंक्वेट हॉल भी ध्वस्त कर दिया गया, क्या कुछ हुआ उसके बारे में बताइए, और अब आगे किसका नंबर? बिल्कुल, देखिए कुणाल, जिस तरह से जो 9 तारीख की जो अभी कुछ बीते दिनों हिंसा की कोशिश की गई, जो उपद्रव की कोशिश की गई, जिसे पुलिस ने सतर्क रहते हुए संभाल लिया, उसके बाद से लगातार कार्रवाई का दौर जारी है। चाहे जो पुलिस के ड्रोन थे उससे स्केच तैयार किए गए, उससे ये पता किया गया है कौन कौन उपद्रवी थे। साथ ही साथ जो मेन रूप से इन्वॉल्व थे इस पूरी घटना में, अब उनको लेकर कार्रवाई लगातार की जा रही है। तौकीर रज़ा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तौकीर रज़ा के आसपास जो भी लोग थे जो इस पूरी घटना में इन्वॉल्व थे पूरी तरह से, उनके खिलाफ लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। और उसी के मद्देनजर न सिर्फ उनकी संपत्तियों को सीज किया जा रहा है, बल्कि जो अवैध निर्माण थे, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो बैंक्वेट हॉल हो, या तमाम दूसरी चीजें हो, उनको लगातार बुलडोजर के जरिए ढाया जा रहा है। और ये कार्रवाई लगातार उस घटना के बाद से जारी है। और ये पुलिस प्रशासन का यह मानना है कि जब तक जो उपद्रवी हैं उनके मंसूबों को ध्वस्त नहीं कर दिया जाएगा, जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, तब तक की कार्रवाई जारी रहेगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी देने के लिए। तो बरेली में लगातार बुलडोज़र एक्शन जारी है और जारी रहेगा। हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह बता रहे थे कि किस तरह ये सारा एक्शन किया जा रहा है, जहां पुलिस के सहयोग से प्रशासन ये करता नज़र आ रहा है और आगे भी होगा। और अगली बड़ी खबर झारखंड से, जहां झारखंड में कुर्मी समुदाय को आदिवासियों की सूची में शामिल करने का मामला अब गर्माता जा रहा है। झारखंड में कुर्मी समुदाय को आदिवासी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर गहराता विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। इसके विरोध में राज्य भर के आदिवासी संगठनों ने 17 अक्टूबर को राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में आदिवासी हुंकार महारैली आयोजित करने का ऐलान किया है। इस महारैली में लाखों की संख्या में आदिवासियों के जुटने की संभावना है। सीरम टोली सरना स्थल पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा और पूर्व मंत्री देव कुमार धान समेत कई आदिवासी नेताओं ने कहा है कि यह आंदोलन आदिवासियों के अस्तित्व और अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है। गीताश्री उरांव ने कहा कि कुर्मी समाज आदिवासियों के संवैधानिक हक, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण, जमीन और गौरवशाली इतिहास पर कब्जा करने की साजिश रच रहा है। कल तक हमें असभ्य और जाहिल कहने वाले आज खुद को आदिवासी साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन सभी ऐतिहासिक प्रमाण, मानव शास्त्रीय अध्ययन, डीएनए शोध और लोकुर कमेटी की रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि कुर्मी जाति आदिवासी या अनुसूचित जनजाति नहीं है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 17 अक्टूबर को रांची में आदिवासी हुंकार महारैली का आयोजन किया जाएगा।
कुर्मियों को आदिवासी दर्जा नहीं देने का ऐलान है और इसके लिए तमाम आदिवासी झारखंड के संगठित नजर आ रहे हैं और वह यह साफ कर रहे हैं कि कुर्मियों का आदिवासियों के रूप में आना कोई लॉजिक नहीं दर्शाता, आदिवासी सूची में शामिल होने का उनका कोई हक भी नहीं। लगातार यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यह विवाद कुर्मी समुदाय को आदिवासी सूची में शामिल करने वाला यह गहराता नजर आ रहा है और अब इसके विरोध में राज्य भर के आदिवासी संगठन जो एकजुट हुए हैं वो 17 अक्टूबर को प्रभात तारा मैदान में हुंकार भरेंगे। तो अब यह समझा जा सकता है कि अब यह पूरा का पूरा विवाद अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। संभावना तो यह भी जताई जा रही है कि इस महारैली में लाखों की संख्या में आदिवासी एकजुट होंगे और वहां पर जुटेंगे। सीरमटोली सरना स्थल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस बाबत आयोजित की गई, जहां पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव और केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा के साथ पूर्व मंत्री देव कुमार धान ने बात लोगों के सामने रखी और कई आदिवासी नेताओं ने यह भी कहा कि आदिवासियों के अधिकारों और अस्तित्व की यह रक्षा की लड़ाई है। साफ तौर पर कहा गया है कि जो लोग पहले गीताश्री उरांव जो पूर्व मंत्री भी रह चुकी हैं झारखंड सरकार की, उन्होंने कहा कि कुर्मी समाज आदिवासियों के संवैधानिक हक राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर कब्जा करना चाहता है और जो लोग कल तक हमें असभ्य और जाहिल कहने वाले थे आज खुद को आदिवासी साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और अमित शाह ने नक्सलियों को एक बार फिर सख्त चेतावनी दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से बातचीत की संभावना से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें हथियार डालने होंगे और सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीतियों को स्वीकार करना होगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर में बस्तर दशहरा लोकोत्सव और स्वदेशी मेला को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि नक्सलवाद की समस्या को अलविदा कहने के लिए 31 मार्च 2026 की समय सीमा तय है। गृह मंत्री ने कहा कि मैं सभी आदिवासी भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं कि अपने गांवों के युवाओं को हथियार डालने के लिए प्रेरित करें। उन्हें हिंसा छोड़नी चाहिए, मुख्य धारा में जुड़ना चाहिए और बस्तर के विकास का हिस्सा बनना चाहिए। शाह ने चेतावनी दी कि अगर उग्रवादी बस्तर में शांति भंग करते हैं तो सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस सहित सुरक्षा बल उन्हें करारा जवाब देंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।